हेलो दोस्तों, आज हम लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम आपको 16 महाजनपद और उसकी स्थिति के बारे में बता रखे हैं। एक बार आप उसे अवश्य देखिए, है ना। तो मगध के उत्कर्ष के बारे में अगर अध्ययन करें तो बिहार के पटना तथा गया जनपदों में स्थित मगध भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। हुआ यह था कि उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का खोज हुआ था तो उस लोहे के खोज होने से बड़े बड़े जन और जनपदों का उदय हुआ और इन सबों में विकास की एक होड़ मच गई और साम्राज्यवाद को विस्तार करने से कहा कि 16 महाजनपद आपस में युद्ध करने लगे। 16 महाजनपद में अगर देखा जाए तो मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध के संस्थापक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ थे, ठीक है। और मगध के उदय के कई कारण थे। मुख्य रूप से सबसे पहले भौगोलिक कारण। अब इसको समझते हैं पहले कि भौगोलिक कारण क्या है। तो मगध महाजनपद के जितने भी राजधानी हुए वो सब के सब काफी मजबूत स्थिति में देखने को मिलता है। जैसे राजगृह, पाटलिपुत्र, ये सब भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी मजबूत था। राजगीर पहाड़ों से घिरा हुआ था, पाटलिपुत्र नदियों के संगमों से घिरा हुआ था। तो इसके कई कारण थे। इसके दूसरे कारण की बात करें तो वो था आपका आर्थिक कारण। हुआ यह था कि मगध के कई ऐसे क्षेत्रों से भारी संख्या में लोहे का भंडारण मिला, जिससे मगध की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिली। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है आपका राजनीतिक कारण। मगध साम्राज्य में कई ऐसे शासक हुए जो काफी शक्तिशाली हुए। तो आइए हम लोग समझते हैं मगध जो था, मगध साम्राज्य में वंशों का क्रम को देखते हैं कि किस प्रकार से मगध साम्राज्य में वंशों का क्रम है। तो सबसे पहले अगर वंशों के क्रम को देखें तो सबसे पहले आता है आपका हर्यक वंश। दूसरा जो है आपका है वो है आपका शिशुनाग वंश। तीसरा जो है वो है आपका नंद वंश और चौथा देखने को मिलता है मौर्य वंश। ये 4 वंशों के क्रम में हम क्रम से अध्ययन करेंगे, बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अर्थात मगध साम्राज्य में वंशों का क्रम को आप देखते हैं तो सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश देखने को मिलता है। तो इन वंशों के क्रम में सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वह थे बिंबिसार। तो हर्यक वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पहला वंश कौन सा वंश था आपका? वो था आपका हर्यक वंश। इसके अगर काल की बात करें तो ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला था। 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश चला, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक की जब बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे बिंबिसार। और इन्होंने अपना जो राजधानी बनाए थे वो बनाए थे राजगृह। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था, साथ ही साथ वो साम्राज्यवादी शासक था। और इसी के क्रम को हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग यह कहा जाता है कि बिंबिसार के 500 पत्नियां थी, है ना। 500 पत्नियां थी और ये 500 पत्नियों में से मुख्य रूप से हम 3 पत्नियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि बिंबिसार ने जब अंग पे हमला किया था तो अंग महाजनपद को जीत करके मगध में मिला दिया और उसको प्रशासनिक व्यवस्था को देख रेख के लिए अपना पुत्र अजातशत्रु को वहां नियुक्त कर दिया।
इसके बाद बिंबिसार ने वैवाहिक परंपरा को आगे बढ़ाया, है ना। जो बिंबिसार थे, तो बिंबिसार ने वैवाहिक परंपरा को आगे बढ़ाया। कैसे? तो बिंबिसार ने ऐसे बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग तो बताया जाता है इनकी 500 पत्नियां थी, लेकिन मुख्य रूप से हम इनके विवाह के बारे में अगर समझते हैं तो इन्होंने 3 विवाह किया। सबसे पहले चेलना, जो कि यह चेलना जो थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। ये जो थी वो किसकी थी? लिच्छवी नरेश चेटक की कौन थी? पुत्री थी। लिच्छवी नरेश चेटक की वो पुत्री थी। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री से जब वो विवाह करता है चेलना से, तो इससे मगध का जो उत्तरी सीमा था वो मजबूत हो गया, क्योंकि उधर से बार बार हमले होते थे, बार बार मगध का नुकसान पहुंच रहा था। तो इससे विवाह करने से, उस समय मगध लिच्छवी की जो राजधानी थी वो था वैशाली था, और वैशाली सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र भी था उस समय। तो वैवाहिक संबंधों से जुड़ने से ये सारी स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला। दूसरी जो पत्नी थी इनकी महाकौशला थी। महाकौशला, जो कि कौशल महाजनपद के कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। इससे इनका क्या फायदा हुआ? कि इससे यह फायदा हुआ कि इनको दहेज में काशी मिला, और काशी से प्रत्येक साल 1 लाख रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन होता था, है ना। तो इससे भी इनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ। और तीसरी जो थी वो थी क्षेमा जो थी वो मद्र देश की थी। और इस प्रकार से देखा जाए तो बिंबिसार ने मगध का काफी विस्तार किया और काफी मजबूत स्थिति में लाके खड़ा करते हैं। हालांकि इनकी मृत्यु काफी दुखद होती है। बिंबिसार की अगर हम मृत्यु की बात करें तो काफी दुखद होता है। दुखद इस प्रकार से कि देवदत्त के कहने पर, ध्यान रखिएगा, देवदत्त के कहने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया। सोचिए इस बात को, हत्या कर दिया। कब हुआ था बाबू हत्या इनका? तो अगर हम बिंबिसार की हत्या की बात करें तो 492 ईसा पूर्व में हुआ था। आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज को बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। तो अब आप समझिए कि जब बिंबिसार की हत्या हो गया तो हर्यक वंश का अगला शासक कौन बनेंगे? तो अगला शासक बनेगा अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व। तो 492 ईसा पूर्व से कहा जाए कि 460 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड देखने को मिलता है। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या किया था तो बिंबिसार के याद में महाकौशला की भी मृत्यु हो गई। और जब महाकौशला की मृत्यु हुई तो जो कहा जाए कि जो महाकौशला की जब मृत्यु हुई तो जो कहा जाए कि कौशल महाजनपद के जो नरेश थे प्रसेनजित, वो काफी दुखी हो गए, और इस वजह से जो दहेज में काशी दिया गया था वो पुनः वापस ले लिए। जिससे क्या हुआ कि मगध और कौशल के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में पहले तो प्रसेनजित की हार होती है और दूसरे बार में प्रसेनजित की जीत हो जाता है, अर्थात अजातशत्रु को बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बना लेने के बाद दोनों के बीच में संधि होती है, और संधि होने के बाद कहा जाए कि अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजित की जो बेटी थी वजीरा, उससे करा दिया जाता है। तो अजातशत्रु की जो पत्नी थी, आप लिख लीजिएगा कि अजातशत्रु की जो पत्नी थी वो वजीरा थी।
है ना। हालांकि इनकी दूसरी पत्नी भी थी, उसका नाम था पद्मावती। इनके शासनकाल में ही अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति होता है। यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल में क्या देखने को मिलता है हमें? प्रथम बौद्ध संगीति। आप इसको लिख लीजिएगा कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है। इसके बाद हम अजातशत्रु को और आगे देखते हैं। तो जब वो कौशल और मगध के बीच का संघर्ष समाप्त होता है, तब वो लिच्छवी की ओर जाते हैं और लिच्छवी के बीच में कहा कि संघर्ष शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा घाटी में बिंबिसार के समय ही लिच्छवी और मगध के बीच में मनमुटाव चल रहा था। क्योंकि गंगा घाटी जो था, तो गंगा घाटी के मैदान में सोने का भंडार था, जिसमें लिच्छवी और मगध के बीच में बराबर बराबर का एक संधि हुआ था कि बराबर बराबर इस्तेमाल करेंगे, जो कि बाद में लिच्छवी ने इस संघर्ष का उल्लंघन कर दिया। ठीक है। तो उल्लंघन करने से यह हुआ कि दोनों के बीच में संघर्ष छिड़ गए। ठीक है। और फिर कहा जाए कि अजातशत्रु की हत्या उदयन कर देता है, इसलिए इस वंश को कहा जाए कि पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ऐसे आप नोट करके लिख सकते हैं कि अजातशत्रु को कुनी के नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरा जो शासक आते हैं वो आते हैं, कहा जाए कि आपका पहला जो था आपका बिंबिसार थे, दूसरा अजातशत्रु थे और तीसरा थे आपका उदयन। उदयन का जो शासनकाल है वो आप समझ सकते हैं कि 460 ईसा पूर्व से लेकर के आगे तक चलती है। उदयन क्या करता है भाई? तो उदयन ने कहा जाए कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए थे वो। कहा कि उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। कैसे किया भाई? और कहा जाए कि ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुआ कैसे था? तो यह नदियों के संगम पे हुआ था। नदियों के संगम पे कहा जाए कि बात करें नदियों के संगम, तो कौन कौन थे नदियों के संगम, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले गंगा है ना, गंडक, पुनपुन और कई बार सोन भी देखने को मिलता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सोन, गंगा, गंडक, पुनपुन, सोन। और उदयन ने कहा जाए कि अपना जो राजधानी है, राजधानी वो पाटलिपुत्र में ही बनाते हैं, पाटलिपुत्र में ही बनाते हैं। और उदयन के ऐसे 3 पुत्र थे। अगर पुत्र की बात की जाए तो कितने पुत्र थे इनके? 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध है ना, और मुंडक और नागदशक। हालांकि ये तीनों जो पुत्र थे, ऐसा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मालूम करता है कि सबने अपने अपने पिता की हत्या किया और वो उसके बाद शासक बने। हालांकि एक कहां तक सही है, अभी तक इसके बारे में ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, ज्यादा जानकारी कहीं से मिलता नहीं, केवल बौद्ध और जैन ग्रंथों से ही जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, कहा जाए कि हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।